हमारे साथ मीरा भाईंदर शहर के युवा नेता संतोष गोले हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के नेता थे अजीत दादा पवार। और अपने मिट्टी के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर इतना प्यार करने वाला आदमी शायद दोबारा किसी को मिलेगा नहीं। भले वो थोड़े गुस्सेले थे, आपको मेरी आंखें भर के आ गई, माफ करना। दादा ने उस समय के नगर विकास के प्रधान सचिव थे मनु कुमार श्रीवास्तव साहब, उनको भरे मीटिंग में कहा था कि किसके बाप का क्या जाने वाला है, तुम नीचे लिखना। अजित पवार ने कहा इसके लिए मैंने पैसा दिया, अगर मेरे ऊपर कुछ ब्लेम आता है तुम्हारे ऊपर तो बता, वो मैं मेरे ऊपर ले लूंगा, पर तुम इस मीरा भाईंदर के शहर को पैसा दे देना। शायद अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इतना समय नहीं दिया, उतना समय बारामती को और महाराष्ट्र के लिए दिया। कि दादा आपने इस वक्त में पवार साहब को अकेला छोड़ा। किसी के बाप को ना डरने वाला यह आदमी सिर्फ अपने चाचा को डरता था और पूरे महाराष्ट्र को यह कहता था कि मेरा चाचा बहुत बड़ा आदमी है। कि जो पेड़ अपने हाथ से लगाया था वो पेड़ आज उनके सामने मुरझा गया। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय। अभी कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत दादा पवार, जिनका निधन हुआ और जिससे पूरे महाराष्ट्र में एक कहो शोक का लहर था और महाराष्ट्र के लोगों में बहुत उदासी थी। तो हम प्रवासी संदेश के माध्यम से उनकी शख्सियत को जानने के लिए लोगों से बात कर रहे हैं और उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मीरा भाईंदर शहर के युवा नेता संतोष गोले हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के नेता थे अजीत दादा पवार, वो किस तरह का कार्यशैली था उनका, किस तरह का काम करते थे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि अजीत दादा पवार 6 बार के मुख्यमंत्री रहे और भी कई सारे विभाग मंत्रालय में देखे हो, तो एक प्रशासक के तौर पर वो किस तरह से काम करते थे, उनको लोग किस तरह से देखते थे? सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है ये कि हमने कभी सोचा नहीं था कि अजित दादा को श्रद्धांजलि देने का समय हम पे आ जाएगा। परंतु नियति के सामने या भगवान के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। इस हिसाब से परसों 28 तारीख को सुबह अजित दादा का एक विमान हादसे में बारामती में ही, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, उसी मिट्टी में वो आके अपनी आखिरी सांस उन्होंने ली। तो ये बड़ी ही दुखद बात है हमारे लिए। दादा का स्वभाव ही ऐसा था कि शुरू से मतलब सत्ता उन्होंने नजदीक से देखी थी बचपन से, क्योंकि उनके चाचा आदरणीय शरद पवार साहब महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे और दादा की जब राजनीति में एंट्री हुई तब तक 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे पवार साहब। तो उन्होंने नजदीक से देखा था अपने चाचा जी को काम करते समय और वही गुण उनके अंदर आ गए थे कि सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी काम पे लगना। हाँ, दोनों में फर्क ये है कि पवार साहब थोड़े मितभाषी है, संयमी है, और अजित दादा जो थे एकदम परखड़ वक्ता थे। बिना हिचकिचाहट के जो उनके मन में है वो सामने और आपके मुंह पे बोला करते थे। कोई उसमें हिचकिचाहट नहीं, कोई दो राय नहीं। जो चीज मन में है वही आपके मुंह पे बोलेंगे। काम होना है तो हाँ, नहीं तो ना। पर धीरे धीरे अभी आप देखेंगे उनकी 66 साल उम्र हो गई थी और दादा का जो स्वभाव था सबको साथ लेके चलने का। आपने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में, मैं बड़ी बात कहने नहीं जा रहा हूं, पर यह सत्य है कि कभी जिंदगी में किसी जात और धर्म का नाम लेके वोट नहीं मांगने वाला एकमात्र नेता अजित दादा होगा। जी जरूर, सोशल मीडिया पे देखा भी गया है। ये बताइए कि आप मीरा भाईंदर शहर से हैं और अजीत पवार को मीरा भाईंदर शहर से जोड़ा जाता है। अभी हम देखेंगे कि उनके निधन के बाद पूरे शहर में मतलब कोई जगह खाली नहीं जहां उनका बैनर नहीं है, उनके श्रद्धांजलि के लिए या उनके प्यार में जो भी कहो बैनर लगे। तो मीरा भाईंदर से उनका कैसा नाता रहा था? ऐसा दादा का नाता मीरा भाईंदर के ऊपर तो बहुत प्यार रहा उनका, क्योंकि अभी 2014 तक मीरा भाईंदर में पूरी तरह से 99 से लेके अभी तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी। यहाँ पर मेयर, नगर सेवक, सांसद, विधायक सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे। पर हम सबका दुर्दैव ये था कि दादा कभी भाईंदर आए नहीं। जब भी प्रोग्राम फिक्स होता था कुछ न कुछ वजह से वो प्रोग्राम रद्द होता था। दादा यहाँ से हाईवे से 2-3 बार गए हैं। यहाँ पर रयत शिक्षण संस्था का प्रोग्राम था, उसमें भी गए हैं। और भाईंदर के ऊपर उनका इतना खास ध्यान था कि वो पहले इरिगेशन, जल संपदा मंत्री थे, तो भाईंदर के पानी की समस्या हमेशा ही रही है, उसको सॉल्व करने में थी। पर 2010 में 9 के चुनाव के बाद जब वो अशोक चौहान जी के मंत्रिमंडल में पहली बार डिप्टी सीएम बनाए गए, तब से लेके अजित दादा इतने एक्टिव हुए और इतने सक्रिय हुए कि भाईंदर के 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कि भाईंदर में सबसे पहले काम तो उन्होंने जो अपनी भुयारी गटर योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना थी JNNURM के अंतर्गत, जो यहाँ पर काम करना था भुयारी गटर शहर में बनाने का,
और उसमें एक नियम था कि 10 लाख की आबादी वाले शहर को ही केंद्र सरकार निधि देती थी। पर 2011 के सेंसक्स में भाईंदर की आबादी 8,11,000 दिखाई गई है। तो इस वजह से ये निधि मिलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और ये भुयारी गटर का काम होना बहुत जरूरी था, क्योंकि हर बारिश में इस शहर में पूरी तरह से पानी भर जाता था। तो दादा ने उस समय के नगर विकास के प्रधान सचिव थे मनु कुमार श्रीवास्तव साहब, उनको भरे मीटिंग में कहा था कि किसके बाप का क्या जाने वाला है, तुम नीचे लिखना। अजित पवार ने कहा इसके लिए मैंने पैसा दिया, अगर मेरे ऊपर कुछ ब्लेम आता है तुम्हारे ऊपर तो बताओ, वो मैं मेरे ऊपर ले लूंगा, पर तुम इस मीरा भाईंदर के शहर को पैसा दे देना। अभी इसके दो विटनेस थे, एक तो अजित दादा थे, वो भी अब हमारे बीच में नहीं है, और स्वर्गीय गिलबर्ट मेंडोसा जी भी यहाँ पर नहीं है। और इस मीटिंग में और दो लोग थे, मंत्री गणेश नाइक साहब थे और अभी के मंत्री प्रताप सरनाइक साहब भी थे। तो उस समय सरनाइक साहब यहाँ पर विधायक थे और दादा का स्वभाव ऐसा था कि वो कभी चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन से पार्टी पॉलिटिक्स खत्म, सिर्फ विकास की राजनीति करो, सब साथ में आओ और अपने शहर का विकास करो, इतना सख्त था। दूसरी याद ये है कि जो अभी जो सब राजनीतिक दल यहाँ पर पानी की मांग कर रहे हैं, सूर्याधरण योजना जो 218 MLD की, तो नागपुर अधिवेशन में मैं था, क्योंकि मैं स्वर्गीय गिलबर्ट शेठ जी का पीए था, शासकीय पीए था मैं उनका। तो नागपुर अधिवेशन में प्रताप सरनाइक साहब ने एक आंदोलन किया था, मटका फोड़ो आंदोलन, उसमें एकनाथ शिंदे साहब भी उनके साथ में थे, हम और सेठ वहां पर थे। तो सरनाइक साहब, जब सेठ ने सरनाइक साहब से पूछा कि ये आंदोलन की, तो बोले कि सूर्याधरण पानी जो है वो खाली वसई विरार के लिए आ रहा है, भाईंदर के लिए नहीं आ रहा है। तो बोले क्या करना पड़ेगा, तो सरनाइक साहब बोले हम दादा के पास जाते, अधिवेशन का सेकंड लास्ट डे था, कल अधिवेशन खत्म होने वाला था। तो जब यहाँ पर गए तो दादा ने कहा कि ठीक है हम इसका एक मीटिंग लगाते हैं मुंबई में, सबको बुलाओ। तब मुझे लगता है कि यहाँ पर तुलसीदास म्हात्रे साहब मेयर थे, मुजफ्फर हुसैन साहब MLC थे, नाइक साहब को सभी पालक मंत्री, नगर विकास मंत्री सचिन दोहवाईर थे और हितेंद्र ठाकुर साहब, सबको मीटिंग में बुलाया गया। तब उस समय क्योंकि वसई विरार का पानी लेट होगा इसके लिए आपा ने थोड़ा विरोध किया था कि मेरा तो पूरा बन गया है, आपकी वजह से लेट होगा। पर दादा ने एक क्लियर कट कहा कि आप मानवता की दृष्टि से सोचो, अगर आपका पाइपलाइन बन गया और वसई विरार में पानी एक बार सूर्या डैम का चालू हो गया इसी पाइपलाइन से, तो इसी पाइपलाइन से एक्स्ट्रा पानी भाईंदर नहीं जा सकता है, वापस नई पाइपलाइन डाल के वापस नया काम करके वापस भाईंदर को पानी देना पड़ेगा, इसमें कम से कम 10-15 साल जाएगा। तो फिर नया DPR बनाया गया और भाईंदर की इस सूर्याधरण जल योजना का अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, अगर पुख्ता देने वाला पानी कोई है भाईंदर वालों को, तो उसका नाम है अजित दादा पवार, क्योंकि वसई विरार के लिए मंजूर पानी था। शहर के नेता लोग तो अपने आप में श्रेय नहीं ठीक है, वो देखो श्रेय की राजनीति विधायक लोग करेंगे, पर इसके पीछे का जो कर्ता करविता था वो अजित दादा पवार थे। ना ही उनको आदत नहीं है कि बैनरबाजी करो, ये बाजी करो, पर सरनाइक साहब ने वहां पर आंदोलन किया था और उस आंदोलन के हिसाब से वो मीटिंग यहाँ पर लगाई गई थी, उसमें सेठ भी थे। और उस समय अश्विनी भिड़े मैडम जल संपदा इरिगेशन डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, सबके सामने दादा ने उनको कहा था कि नया DPR बनाओ, इसमें ही वसई विरार और मीरा भाईंदर का इसी एक ही पाइपलाइन से पानी जाएगा। और यही प्रोजेक्ट आज भी बन रहा है, अभी लगभग 90% इसका काम हो चुका है, आने वाले 6 महीने के अंदर ये योजना का पानी भाईंदर को मिलेगा। और मैं भाईंदर के सभी नेताओं से आह्वान करूंगा कि जब भी आप इस पाइपलाइन के पानी का पहला वॉल खोलेंगे तो उस दिन आप जरूर अजित दादा का फोटो वहां पर लगाना कि इस आदमी की दूरदृष्टि से ही भाईंदर को ये पानी मिला है। जी जरूर। सूर्या प्रकल्प के लिए तो वैसे शहर में उस पर काफी राजनीति भी हुआ है और वो शहर की जनता चाहती भी है, और अगर आप बता रहे हैं कि अजित पवार दादा ने दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है शहर के लिए। आपने पुरानी राजनीति को देखा है, आप उनके साथ भी मतलब उनको देखे हो किस तरह से काम किया, तो उनकी तरह उनके साथ काम किया हुआ है, कुछ अनुभव है जो आपको याद है, हमेशा याद रहेगा आपको? अनुभव का ऐसा है कि दादा के पैतृक गांव से मेरा गांव 20 किलोमीटर दूर है सर, और बारामती से 15 किलोमीटर दूर है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि आम्ही पुणेकर, आम्ही सातारकर, आम्ही सांगलीकर, वैसे आम्ही बारामतीकर। तो एक एटीट्यूड है बारामतीकर होगा, ध्यान में रखिए सर, कि एक अपना एक स्वैग होता है सर, वैसे हम बारामतीकर हैं। और दादा का एक स्टाइल था, अपना स्टाइल था सर। जैसे आप इंडस्ट्री में देखेंगे राजकुमार साहब का एक स्टाइल था, दिलीप कुमार साहब का एक स्टाइल था कि ये लोग परिचय से पहचाने जाएंगे, वैसा दादा का एक अपना स्टाइल था सर। आप मंत्रालय में जाके देखेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी अगर दादा मंत्रालय में आने वाले
तो पूरा मंत्रालय अलर्ट पे रहता था सर। 40-41 मंत्री सर, मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूं सर, पर दादा मंत्रालय में आने वाले तो अलर्ट मोड पे पूरा मंत्रालय रहता था। किसी सेक्रेटरी की हिम्मत नहीं होती थी अपनी चेयर छोड़ के जाए करके, किसी कलेक्टर की हिम्मत नहीं होती थी सर। सुबह 6 बजे ये आदमी, अपने काम पे लगने वाला आदमी, अपने शहर का, अपने तालुका का, अपने जिले का विकास कैसा हो, इसके लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करने वाला यह आदमी, शायद राज्य को नए उप मुख्यमंत्री मिल भी गए हैं, शायद मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, बारामती को नया विधायक मिल जाएगा, पर अपने मिट्टी के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर इतना प्यार करने वाला आदमी शायद दोबारा किसी को मिलेगा नहीं। भले वो थोड़े गुस्सेले थे, आपको, मेरी आंखें भर के आ गई, माफ करना, बहुत गुस्सेले थे वो, आपको आपके मुंह पे डांट देंगे, पर इतना प्यार भी करते थे कि 10-15 मिनट के बाद आपको बुला के लेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसा क्यों कर रहा है, तुम गलत क्यों कर रहा है, ये गलत होने की वजह से नाम खराब होगा, तुम्हारा नाम खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा, पवार साहब के ऊपर प्रश्न उठाएंगे जाएंगे, तुम ऐसा क्यों करते। तो इतना प्यार करने वाला आदमी, और उस आदमी ने शायद अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इतना समय नहीं दिया, उतना समय बारामती को और महाराष्ट्र के लिए दिया। शायद ही इस सदी में अपने लोगों के लिए इतनी मेहनत करने वाला आदमी दोबारा जन्म लेगा, ये तो मैं सोच नहीं सकता हूं सर। जी जरूर, एक अगर आप जिस हिसाब से बता रहे हैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में लेकिन आप बता रहे हैं, और जिस तरह से आपके अंदर वो भावुकता है, आपकी आंख भर आई, तो समझ में आता है कि उनकी जरूर कुछ अच्छी काम होंगी जो आप उनको पसंद कर रहे हैं और उनको लेके भावुक है। संतोष जी, पवार परिवार एनसीपी पार्टी का प्रमुख है और अभी एनसीपी की 2 टुक हो चुकी है, लेकिन कुछ समय पहले, अभी तो दादा नहीं है हमारे बीच, लेकिन कुछ समय पहले दोनों पार्टी एक होने की बात चल रही थी। क्या संदेश है आपका पवार परिवार को या एनसीपी को लेके? देखिए, ऐसा है कि वो परिवार तो हमेशा एक रहे, कोई भी परिवार हो, परिवार हमेशा एक रहे। राजनीति में मतांतर होते, कोई अपने विचारधारा से चलता है, पर परिवार करके एक रहे, पूरा पवार फैमिली हो, कोई भी परिवार हो, एक रहे। और दादा के बारे में तो हम उनसे कंप्लेंट नहीं कर सकते, किंतु दादा के ऊपर एक जाते जाते मेरा खुद की नाराजगी ये है कि दादा आपने इस वक्त में पवार साहब को अकेला छोड़ा। किसी के बाप को ना डरने वाला यह आदमी सिर्फ अपने चाचा को डरता था, और पूरे महाराष्ट्र को यह कहता था कि मेरा चाचा बहुत बड़ा आदमी है, मेरे चाचा की पुण्याई और चाचा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैं किसी के बाप को नहीं डरता हूं। शायद उस आदमी पे आज क्या बीती होगी, आप कल्पना करो कि जो पेड़ आपने हाथ से लगाया था, वो पेड़ आज उनके सामने मुरझा गया। तो दादा को भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और पूरे पवार फैमिली के साथ हम इस दुख में, पूरे मीरा भाईंदर वासी उनके साथ खड़े हैं। आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनको, उनके चाहने वाले उनको दादा कहकर हमेशा उनको याद करेंगे, और जरूर हम आपको अजीत दादा पवार के बारे में दिखाते रहेंगे, उन पर चर्चा करते रहेंगे। उनकी शख्सियत के बारे में जो खास बात ये रही है कि उनसे उनको अगर कोई काम सही नहीं लगता, उसे नहीं करना चाहिए तो सीधा ना कह देते थे, और एकदम कड़क स्वभाव के व्यक्ति थे। आप प्रवासी संदेश पर बने रहिए। मैं विज्ञान उपाध्याय, धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।